नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी व्यस्त होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम लोग पहुंच गए हैं 57 नंबर सेट पर। अब तक का हमारा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये जो सफर है ये बढ़िया चल रहा है। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए साथ में और यानी हम दोनों का साथ बना रहे, आपको हमसे फायदा मिलता रहे और हमें भी आपसे फायदा मिलता रहे। ठीक है, इस तरह से सब चीज चलती रहें, तैयारी आपकी अच्छे मुकाम तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है और इस कोशिश में हमसे जो भी बन रहा है वो हम आपके लिए कर रहे हैं। अभी हम कुछ एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं और शायद वो अच्छा रहेगा, पर अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं, बट आगे एक दो वीडियो में मैं अनाउंस करूंगा जल्दी ही आपके लिए। ठीक है, कि आपकी जो अभी ये मई जून का एग्जाम है, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी का, उसके लिए हम एक बेहतर प्लान और कैसे कर सकते हैं कि जो थोड़ा सा बचा हुआ समय है, इस बचे हुए समय में एक तो मैं इस सेट को तो आगे ले ही जाऊंगा, 100 तक लगभग सेट ले ही जाऊंगा, वहां तक पूरा मैं कराऊंगा, आपका इन पूरा सिलेबस कवर करूंगा। ये मेरा आपसे पहले भी वादा था, ये अभी भी उसी प्रकार से है। दूसरा कि कैसे हम इसमें और योगदान कर सकते हैं, आपका फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए हमें आपसे। ठीक है, वो हम जल्दी ही एक अनाउंसमेंट आपसे करेंगे, एक दो वीडियो के बाद जल्दी ही करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक चीज, हम जो क्वेश्चंस लेते हैं, भले हम 15 क्वेश्चंस लेते हैं, इसमें एक आपसे रिक्वेस्ट है, फिलहाल आप उसको कर भी रहे हैं, एक बल्कि दो रिक्वेस्ट है आपसे। पहली तो ये कि आप वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए सेट नहीं करता हूं कि पहला क्वेश्चन अच्छा हो, दूसरा क्वेश्चन अच्छा हो, तीसरा क्वेश्चन अच्छा हो, बाकी सब ऐसे ही हो। नहीं, हमें 15 क्वेश्चन लेना है, सब क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लेता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन सेट हो जाते हैं जो लास्ट तक में अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और कई बार जब आप छोड़ देते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि आप शायद छोड़ दिए हैं, क्योंकि एवरेज वीडियो ड्यूरेशन हमारे पास आती है, उसमें हम देख लेते हैं कितना वीडियो कितना दूर तक देखा जा रहा है। तो ऐसे में आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा छूट जाते हैं, ऐसी गलती मत करिए। जैसे आज ही आप देखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन काफी अच्छे हो गए हैं, अब बन गई पीपीटी, उससे तो बन गई पीपीटी, उसमें हमें ये नहीं देखता हूं कि पहले क्वेश्चन अच्छे हैं कि बाद में क्वेश्चन अच्छे हैं, इसलिए आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, ऑन एवरेज डेली 15 से 20 स्टूडेंट डेली जुड़ते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स पुराने वीडियोस को जरूर देख लें। मैंने कैसे कल ही के वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि 56 तक हम कल पहुंच गए थे, तो यहां तक के कितने क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो ऐसे में आपके पुराने वीडियोस बहुत काम आएंगे, आपकी तैयारी में, जिसे कहते हैं चार चांद लगाना, ये सब वही होंगे आपके सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। ये बहुत जरूरी है, पुराने वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, और जिनके टीजीटी के जो जिनका सब्जेक्ट टीजीटी में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, यानी नागरिक शास्त्र और इतिहास है, वे हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी जरूर देखें। किरण मैम पढ़ाती हैं, बहुत बेहतर पढ़ाती हैं, और नो डाउट आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहां से भी सॉल्व हो जाएगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप करके जो कोचिंग के नंबर्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग देखते रहते हैं, जहां पर जरूरत पड़ती है, कभी काफी बच्चे पूछते भी हैं, हम वहां भी आपको जब टाइम मिलेगा आंसर दे देंगे, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी काफी रहती हैं, लगभग 8 घंटे की क्लासेस हैं, तो हमें सब देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, आज काफी बातें हो गई, बकवास भी हो गई, अगले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन, किसने कहा कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? किसने कहा कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? बेंथम, जेएस मिल, केसी वेयर या डायसी? बेंथम, जेएस मिल, केसी वेयर या डायसी? किसने कहा कि जो व्यवस्थापिका यानी विधायिका, ठीक है, इसी को आप विधायिका कह सकते हैं, यानी लेजिस्लेशन कह सकते हैं, या इसको आप व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। बेंथम, जेएस मिल, केएस वेयर, डायसी? बताइए भाई, किसने कहा? ये आंसर होगा इसमें जेएस मिल। ठीक है, यानी बी। मिल साहब ने कहा कि जो व्यवस्थापिका है वह जनता की शिकायतों की समिति का क्या करती है? कार्य करती है। इससे पीछे कारण क्या था, क्यों इन्होंने कहा ऐसा? दरअसल इन्होंने ये कहा, ये बताने की कोशिश किया कि जब
देखिए हमारे यहाँ जो संसदात्मक व्यवस्था है, उस संसदात्मक व्यवस्था में जो उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था है, उस उत्तरदायी सरकार में व्यवस्थापिका के सदस्य ही सरकार के सदस्य होते हैं, यानी व्यवस्थापिका के सदस्य ही मंत्रिपरिषद का भाग होते हैं। और मंत्रिपरिषद हर बात सामूहिक रूप से क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ऐसे में व्यवस्थापिका में यानी विधायिका में संबंधित मंत्रिपरिषद से प्रश्न किए जाते हैं, संबंधित मंत्री से प्रश्न किए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं और उनको उनके आंसर देने पड़ते हैं। तो ऐसे में जनता की जो शिकायतें हैं, जो जनता की ग्रीवियंसेस हैं, वे कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका में आती हैं और व्यवस्थापिका के सदस्य सरकार से क्वेश्चन के माध्यम से, चाहे वह जो है प्रश्नकाल हो, चाहे वह शून्यकाल हो, चाहे जहां भी ऐसे भी हो, के माध्यम से उनके सामने यह प्रश्न रखते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ समिति से मतलब है कि उनकी समस्याओं का समाधान करने वाली एक बॉडी या संरचना। ठीक है, तो ऐसे में व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। किसने कहा भाई? JS मिल साहब ने कहा। आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने, नमूने से मतलब यहां पर है मॉडल, ठीक है, मॉडल, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी? ठीक है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी? सीधे आंसर होगा इसमें ब्रिटेन, यानी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, भारत में जो विधायिका है, लेजिस्लेशन है, आप जानते हैं इसका जो मॉडल है ये हमने कहां से लिया है भाई? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, और हम ही ने नहीं लिया है ब्रिटेन से मॉडल, लगभग पूरी दुनिया को जो ये संसदीय संसदात्मक व्यवस्था है, या आप कह सकते हैं जो ये सभा या सदन या जो विधान मंडल, ठीक है, या आप इसको विधायिका कह सकते हैं, का जो मॉडल है लगभग पूरी दुनिया को किसने दिया है? ब्रिटेन ने ही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में सारी चीजें ब्रिटेन से नहीं ली गई हैं। मैं एक लिस्ट दे रहा हूं आपको जो जिन पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हमने अलग अलग देशों से ली हुई है, वो मैं आपको जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा आपको। लेकिन 4-5 चीजें ऐसी जिनको हमने आज देखा कई बार वो पूछी गई हैं, तो उनको हमने एक लिस्ट के तौर पर ले लिया है यहाँ पर। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संविधान पर हमारे जो विदेशी प्रभाव है, यानी संवैधानिक प्रावधान और उसके स्रोत, इनमें ये वो है 4-5-6 चीजें जो लगातार पूछी गई हैं, इसलिए इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मूल अधिकार हमने कहां से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया। आपात उपबंध यानी आपातकाल की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से लिया? जर्मनी के संविधान से लिया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स, इनको हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। जो संघ सूची है, राज्य सूची है, या जो समवर्ती सूची है, ये हमने कहां से लिया? जो संघ राज्य संबंधों की केवल समवर्ती सूची है वो हमने कहां से लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। मूल कर्तव्य आप जानते हैं पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, लेकिन वहां से केवल 10 कर्तव्य लिए गए थे। बाद में जो 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया वह जो है वो अपने हिसाब से ऐसे ही शामिल किया गया। यहाँ पर भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये हमने कहां से लिया? कनाडा में लिया। क्योंकि अगर हम इसको अमेरिका से लेते तो हमें प्रांतों को भी शक्ति का पृथक्करण करना पड़ता या उन्हें ज्यादा शक्ति देनी पड़ती, या कह सकते हैं कि बराबर शक्ति देनी पड़ती। जबकि हमारे यहाँ का जो संघ है वह अलग प्रकार का संघ है, वह अलग प्रकार का संघ है, यानी संघ में राज्य निहित हैं, या कह सकते हैं कि संघ के अंदर राज्यों के लिए व्यवस्था की गई है, राज्य संघ के लिए व्यवस्था नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक कि यानी हमारा संघ शक्तिशाली है और हमारे संघ को तो यहां तक अधिकार है कि यानी भारत संघ में, तो भारत संघ की संघीय व्यवस्था में यहां तक संघ के पास अधिकार है कि यदि संघ चाहे तो राज्यों का अस्तित्व भी समाप्त कर दे या राज्यों के अस्तित्व में परिवर्तन कर दे। जैसे आप देखते हैं अभी जम्मू कश्मीर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर
में अनुच्छेद 370 को हटाया गया और उसको एक पूर्ण राज्य से क्या बना दिया गया, एक जो है यूटी की भांति बना दिया गया, यानी उसको दिल्ली पुडुचेरी की तरह ही बना दिया गया। ठीक है, तो हमारा संघ अलग प्रकार का है, इसको हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है, अमेरिका से नहीं लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको अलग से एक लिस्ट पूरी देने की कोशिश किया जो बार बार पूछे जा रहे हैं। एक ऐसे ही जरूरी इंफॉर्मेशन जिसको मैं लगभग रोज देता हूं। रेगुलर बैचेस चल रहे हैं बेटा आपके, रेगुलर बैचेस यानी आज भी एक बच्ची ने कमेंट किया था नेट जेआरएफ की क्लासेस के लिए, तो बता दूं मैं आपको, पॉलिटिकल साइंस की क्लास नेट जेआरएफ चल रही है कब से, सुबह चलती है 7:30 बजे से 9 बजे तक, 1.5 घंटे क्लास होती है, और हिस्ट्री क्लास चल रही है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में। इसको किरण मैम पढ़ाती हैं और इसको पॉलिटिकल साइंस को मैं पढ़ाता हूं। यह टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए है। ठीक है, जो क्लासेस करना चाहे रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लास हैं, वह क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये ऐप पर भी अवेलेबल है क्लासेस, ऑनलाइन मोड पे और बाकी ऑनलाइन मोड पर भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। क्या कह रहा है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। बारकर, गार्नर, गिलक्राइस्ट या फिर ब्राइस, किसका है भाई ये, किसने कहा है, किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है ये? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी तरह से मिलता जुलता एक कथन है गिलक्राइस्ट का भी। यह कह रहे हैं कि द्विसदनात्मक विधायिका, हमारे यहाँ क्या है भाई, 2 सदन है ना, संसद हमारी क्या है, विभाजित है। आप दो इसके, एक है आपका उच्च सदन यानी राज्यसभा और दूसरा है निम्न सदन यानी लोकसभा। ठीक है, तो कह रहा है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। ये कथन है ब्राइस का, किसका है, ब्राइस का, यानी आंसर होगा इसका डी। क्या कहते हैं ब्राइस साहब, इसका मतलब क्या है, अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। दरअसल हमारे यहां जो सरकार बनती है, संसद से ही क्या बनती है, सरकार बनती है, और सरकार से मतलब यहां पर हमारा होता है मंत्री परिषद से। और हमने इसी का बताया था कल आपको, छोटा निकाय इसी का क्या है, जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर बनने वाला समूह होता है, उसे क्या कहते हैं भैया, मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। तो जो सरकार है यानी मंत्रिपरिषद है, वह कहीं ना कहीं संसद यानी विधायिका का ही एक क्या होती है, विधायिका का ही एक भाग होती है। ठीक है, और विधायिका से ही जो सदस्य सरकार में शामिल हैं, दोनों सदनों के, राज्यसभा से भी लिए जाते हैं मंत्री आप जानते हैं, और लोकसभा से भी लिए जाते हैं। तो ऐसे सदस्य जो है कि ये जब सरकार के रूप में ये हो जाते हैं, तो यही विधायिका इन सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछती है, इनको कटघरे में खड़ा करती है, इनको जवाब देना पड़ता है। जनता के बच्चों की क्या होती है, इनकी जवाबदेही होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। ठीक है, तो यह कथन किसका है, ब्राइस का। क्या कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध क्या होती है, विभाजित होती है। ये स्टेटमेंट है किसका, ब्राइस का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? संसदीय, अध्यक्षात्मक, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोलिए। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना किसमें पाई जाती है, संसदीय व्यवस्था में पाई जाती है। क्या होता है, ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्री परिषद होती है, आप जानते हैं ये जो मंत्री परिषद है, यह क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर भारत की बात करें हम, तो लोकसभा के प्रति क्या होती है, लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी होती है, एक बात। दूसरा कि अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध सपोज दैट कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। लेकिन अगर किसी एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो भी सरकार गिर जाएगी, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के कारण। ठीक है, या
प्रधानमंत्री का भी अगर इस्तीफा हो जाए तो भी पूरी सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। तो यह भी क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व की जो पद्धति है वो किसमें पाई जाती है, संसदात्मक में पाई जाती है। जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, जैसे कि अमेरिका में है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे कि फ्रांस में है, में यह पद्धति पाई नहीं जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका यानी विधायिका यानी लेजिस्लेशन की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, व्यवस्थापिका यानी विधायिका की तुलना में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी सरकार को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन करें। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विधायिका यानी संसद आज यानी कुछ सालों से, कुछ समय में, वर्तमान समय में क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि कुछ वर्तमान समय में संसद से ज्यादा शक्ति किसको मिल गई है, कार्यपालिका को मिल गई है। यानी विधायिका जो कि विधि निर्माण का स्थान है, से ज्यादा महत्व किसको मिल रहा है, कार्यपालिका को मिल रहा है, यानी मंत्रिपरिषद को मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। ठीक है, यह क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको और समझना पड़ेगा। यहां जब कार्यपालिका की बात होती है तो कार्यपालिका का मतलब केवल मंत्रिपरिषद नहीं होता है। दरअसल कार्यपालिका जो बनती है उसमें उसके दो भाग होते हैं। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, एक होती है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद यानी राजनीतिक कार्यपालिका, और स्थायी कार्यपालिका मतलब जो है नौकरशाही, यानी जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, अन्य लोग हैं, जो कि आप जानते हैं जैसे किसी विभाग का, किसी मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट मंत्री। तो उस विभाग का सबसे बड़ा सचिव कौन होता है, उस विभाग का प्रमुख सचिव। ठीक है, तो प्रमुख सचिव के साथ अन्य भी लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रमुख सचिव के साथ प्रवर सचिव, अवर सचिव, विशेष सचिव, सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव, कई प्रकार के सचिव होते हैं। यह सब मिलकर मंत्रालय के कार्य को संभालते हैं। एक मंत्रालय में क्या होता है, उस मंत्रालय का प्रधान कौन हुआ, कैबिनेट मंत्री। उसके बाद उसका सहायतार्थ कौन हुआ, राज्य मंत्री। उसके भी सहायतार्थ कौन हुए, उपमंत्री। ठीक है, तो अब ये राजनीतिक कार्यपालिका हुई। लेकिन इसी प्रकार से प्रशासनिक कार्यपालिका में जैसे मैंने कहा कि विभाग का प्रमुख कौन हुआ, प्रमुख सचिव। लेकिन उस प्रमुख सचिव के साथ साथ और कौन कौन लोग होते हैं, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव, सहायक सचिव। ठीक है, दुनिया भर के सचिव हैं उसमें। तो यह सब मिलकर के एक मंत्रालय का काम देखते हैं। यह सब मिलकर के क्या बनी, कार्यपालिका। यानी अस्थायी कार्यपालिका यानी जो राजनीतिक लोग हैं, और स्थायी कार्यपालिका यानी जो नौकरशाही यानी सरकारी अधिकारी हैं, इनसे मिल करके क्या बनती है, कार्यपालिका। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि वर्तमान समय में संसद से ज्यादा स्थान, ज्यादा महत्व कार्यपालिका को मिल जा रहा है, क्यों, उसके कारण क्या हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, प्रदत्त विधान की अवधारणा, या शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, या प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। दरअसल 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। 2 3 4 अगर देखा जाए तो 2 3 4 बहुत बढ़िया है इसमें। ठीक है, लेकिन 1 3 4 को भी आप सही मान सकते हैं। 1 3 और 4 को भी आप सही मान सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं, नहीं, 1 3 4 को सही मानना ठीक नहीं है यहां पर, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण ऐसा नहीं है। वास्तव में 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। ये एक नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। 2 3 एवं 4। अब ये 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है और 4 क्या कह रहा है, इसको जरा एक बार आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण कार्यपालिका को अधिक महत्व मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये प्रदत्त विधायन क्या होता है जरा जानिए। प्रदत्त विधायन यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, पहले इसको जानिए, एक एक क्रम में पहले समझ लीजिए आप।
एक एक पॉइंट को, तब आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। जो मैंने पहले समझाया उसको जोड़ लीजिएगा इसके साथ में। प्रदत्त विधायन का मतलब यह होता है बेटा कि जैसे आप जानते हैं ब्रिटेन में तो संसद का सत्र समाप्ति नहीं होता, लेकिन भारत में आप जानते हैं कि संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, अब लेकिन यानी आप यह कह सकते हैं कि संसद का सत्र हमेशा नहीं चलता रहता है। इसलिए संसद क्या करती है, जब कोई भी कानून बनाती है, कोई जब बिल पास करती है, तो उसमें मोटा मोटी तौर पर चीजें जो है वो लिखी होती हैं, लेकिन उसके अंदर यह व्यवस्था होती है कि कार्यपालिका कौन सी, अस्थायी कार्य जो स्थायी कार्यपालिका है यानी नौकरशाही, अपने स्तर पर छोटे मोटे उसमें क्लाज को जोड़ सकती है या उनके अनुरूप नियम उपनियम बना सकती है। यह जो शक्ति है, जो कि वास्तविक शक्ति संसद की है, जो इस शक्ति का क्या किया गया है, डेलीगेशन किया गया है, किसको, कार्यपालिका को, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रदत्त विधायन कहते हैं। ठीक है, यानी संसद के विधि निर्माण की कुछ शक्तियों का कार्यपालिका को प्रदान कर दिया जाना क्या कहलाता है, प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो एक कारण तो यह हो गया कि जब उनको आपने खुद ही शक्ति दे दी है। अरे भाई ऐसे समझ लो, मान लो किसी घर में हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड ने ढेर सारे काम करने के या घर से संबंधित निर्णय लेने के अधिकार अपनी मैडम को दे रखा है, अपनी वाइफ को दे रखा है। तो ऐसे में अगर कोई यह कहे कि भैया इनकी तो वाइफ ही पूरा घर चलाती हैं, तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि आपने दे रखा है ना अधिकार दे रखा है, तो भाई जाहिर सी बात है उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, उनके पास निर्णय लेने की शक्ति है। तो आप कह सकते हैं कि भाई उनके घर की मालिक तो उनकी मैडम साहिबा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल यहां पर कह रहा है। दूसरा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा। देखिए, संसद के सदस्य होते हैं वे तकनीकी रूप से उतने निपुण हो जरूरी नहीं है। दूसरी चीज क्या है, कोई व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, हर विधा के बारे में उसको जानकारी नहीं है। किसी को कृषि के बारे में जानकारी है तो हो सकता है उसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी नहीं हो, किसी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी है तो हो सकता है कि उसको जो है वह इकोनॉमी के बारे में जानकारी नहीं हो। तो ऐसे में जो उस क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं, यानी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और उनमें भी ब्यूरोक्रेसी को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिसको जो सामान्य ज्ञान रखते हैं वे सचिवालय में होते हैं, लेकिन जो उसी विषय से संबंधित विशिष्ट ज्ञान रखते हैं वे निदेशालय में होते हैं, यानी सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट, दो उसमें भी अलग अलग बनाया जाता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनके जो शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की जो अवधारणा है वह राजनीतिक कार्यपालिका के पास कम होती है और प्रशासनिक कार्यपालिका के पास ज्यादा होती है। इसलिए भी उनको डेलीगेटेड, उनको जो है राइट्स का डेलीगेशन करना पड़ता है। तीसरी बात, प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। आज क्या है, कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, शासन में प्रशासन में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, उसी तरह से आप यह कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग में कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ रही है। मैंने एक दिन पार्लियामेंट की कार्यवाही को देखा, तो जो अभी नई पार्लियामेंट बनी हुई है उसमें कुछ टेक्निकल बातें थी, तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसको बार बार समझाना पड़ रहा था। इवन लोकसभा के महासचिव बार बार खड़े होकर के उसको बता रहे थे कि भाई यह गलती नहीं होनी चाहिए, इसको बार बार समझ लीजिए आप लोग, फिर भी कुछ लोग गलती कर दे रहे थे। तो ऐसा संभव है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ रही। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई में एक दिन देख रहा था स्टार्टिंग में, तो जब लैंग्वेज की बात कर रहे थे, ये लैंग्वेज शामिल किया गया विधानसभा की कार्यवाही में, तो 1 2 3 4 का मतलब क्या है, 1 नंबर लैंग्वेज का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह, उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे। तो लाजमी है, हो जाता है, ठीक है। तो प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं, इसलिए भी कार्यपालिका को अधिक महत्व दे दिया जाता है। इसलिए बेटा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 3 4। थोड़ा हमने इसमें एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में, थोड़ा आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। अगर ध्यान से समझ पाए होंगे तो, नहीं समझ पाएगा तो बैक करके जाइएगा, जरूर समझिएगा मैंने क्या क्या बताया है 2 में, 3 में और 4 में। आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य यानी रिपब्लिक स्टेट है, क्योंकि
उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यह कई राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है, दोनों या कोई नहीं। दरअसल गणराज्य या गणतंत्रात्मक की जो रिपब्लिक स्टेट की जो डेफिनेशन है वह अलग है, वह अलग अलग है। अब चूंकि यहां किसी एक को बताना है तो इनमें से जो उपलब्ध व्यवस्था है उसके हिसाब, जो विकल्प सामने है उसके हिसाब से यह होगा ए। इसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जिसमें जो राष्ट्र का प्रमुख है उसका निर्वाचन होता हो, चाहे वह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता हो चाहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता हो, ऐसी व्यवस्था वाले राज्य को गणतंत्रात्मक राज्य कहा जाता है। लेकिन केवल यही सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, इसमें हम विकल्प के आधार पर बता रहे हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं और भी हैं, जैसे कि मैंने को ले लिया है, इसको देख लीजिए आप यहाँ पर। ओहो नहीं है, कोई बात नहीं, हम यही बता दे रहे हैं आपको कि जैसे हमने यहाँ पर भी एक बात बताई। आप दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझिए। हम गणतंत्र उनको भी कहते हैं जहां पर जो शासन की वास्तविक शक्ति है या संविधान का जो मूल स्रोत है वह वास्तव में किसके पास होता है, जनता में निहित होता है। ठीक है, यानी ऐसी शासन प्रणाली जो जन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली होती है, जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली होती है, उसको भी क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, यह डेफिनेशन किसकी है, कूले की है। कूले क्या कहता है, कूले। ठीक है, कूले क्या कहते हैं, कूले साहब कहते हैं गणराज्यीय शासन प्रणाली जन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली होती है। ठीक है, और दूसरा यहीं पर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, इनका आपने नाम सुना हुआ है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब क्या कहते हैं गणतंत्र के बारे में। ये कहते हैं कि गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, ना कि राजा जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। यानी जिसमें शक्ति का मूल स्रोत जनता होती है, ना कि राजा जैसा कोई एक व्यक्ति। यह डेफिनेशन कौन देते हैं, पूर्व न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब देते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ अतिरिक्त परिभाषाएं आपको गणतंत्र की बताई। बहरहाल उपलब्ध विकल्पों के हिसाब से आपका उत्तर ए है, उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, बहुमत का शासन। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है भाई, मेरे हिसाब से आंसर इसका बी होना चाहिए, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, दरअसल जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है उस संसदीय शासन प्रणाली में अनुच्छेद 75 के अनुसार कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति, कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर विधायिका द्विसदनीय है, जैसे भारत की बात करें, तो ऐसे में यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब कि यह तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक इसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, मतलब यह तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक इसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त है। ठीक है ना, तो ऐसी व्यवस्था जो है वो संसदीय सरकार में ही पाई जाती है और यह इसका सबसे अभूतपूर्व या महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है भाई कथन और कारण का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, एक कथन है और दूसरा उसका, यानी कथन ए है और कारण उसका आर। कथन क्या कह रहा है, 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। क्या कह रहा है, 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। और कारण कह रहा है इसका कि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैंप की तरह कार्य करती हैं। अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैंप की तरह कार्य करती हैं।
कह रहा है कि 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में, अब देखिए आप लोग, दोनों यानी ए तथा आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है? बताइए भाई क्या होगा? सर इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्यों? कैसे? समझिएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हम आप सब, हमारे आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे और आप भी कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं होंगे, ठीक है? जब चाहे संसद की कार्यवाही हो, चाहे किसी राज्य की विधानसभा की कार्यवाही हो, क्या आप इनको देखना पसंद करते हैं? उत्तर आपका होगा नहीं। यानी आप उनके लड़ने झगड़ने और कोलाहल के, बिना किसी बात के, जो एक तरह से कह सकते हैं, हम यहां पर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा नहीं समझते आप लोग, और जल्दी ही कान में दर्द ना हो आप चैनल को हटा देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन देखते भी हैं आप, क्या देखते हैं? जब बातों की दुकान चल रही होती है, जब बातों की दुकान चल रही होती है तो आप देखते भी हैं, आपका कोई मनपसंद विधायक बोल रहा हो, मनपसंद सांसद बोल रहा हो, थोड़ी बहुत मस्खरी कर रहा हो, या सीधे किसी को क्या कर रहा हो, किसी एक वर्ग को टारगेट कर रहा हो, या किसी एक वर्ग का पक्ष ले रहा हो, या किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हो, वगैरह वगैरह। तो आप सुनते भी हैं जिनका कोई भी मतलब, जिनका कोई भी मतलब, हम कोई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिनका कोई खास महत्व तो आपके जीवन के कार्यों से या विकास के कार्यों से नहीं होता है। और ऐसे कार्य को, ऐसी बात को ही हम, या ऐसे स्थान को ही हम बातों की दुकान कहते हैं। तो मस्खरी करने के लिए संसद नहीं बनी, हंसाने के लिए संसद नहीं बनी कि कभी सत्ता पक्ष के लोग हंसे विपक्ष पर, कभी विपक्ष के लोग हंसे सत्ता पक्ष पर। काम करने के लिए बनी है, उसके लिए बनी है जहां पर चर्चा बहस हो सके और गंभीरता से चर्चा बहस हो सके। जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था कि संसद से बहिर्गमन कोई रास्ता नहीं है, वह विरोध का एक तरीका हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा तरीका नहीं है, जैसा कि मैंने प्रश्नानुसार आपका आंसर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी है। तो बिल्कुल ए सही कह रहा है, आर भी सही कह रहा है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है कि जो वर्तमान में विधायिकाओं का पतन देखा जा रहा है, संसद की शक्ति में कमी देखी जा रही है, ठीक है, प्रभावी कमी देखी जा रही है, उसका कारण यही है कि अधिकांश विधायिकाएं आज मात्र विधायिका की दुकान बनकर रह गई हैं। वीडियो अगर यहां तक देख ली हो तो भागना नहीं, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है? अभी आप खुद पाएंगे कि हाँ आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है? एक दो क्वेश्चन थोड़ा सरल हैं, इसके बाद देखता हूं। किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? सरल क्वेश्चन है, सभी लोग इसको जानते हैं, लेकिन यह पूछा गया है, बड़े मजे की बात की 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है लगभग अलग एग्जामों में, मैंने इसको ले लिया है आपको कि किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को, कनाडा को, या भारत को? एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। आंसर क्या होगा? ए, ब्रिटेन की संसद सभी, या कह सकते विश्व के अधिकांश संसदों की क्या है? जननी है, ठीक है? इसीलिए इसको हम ब्रिटेन की संसद को मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक है? मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, जब भारतीय, अब यहां पर हमने कुछ न्यायपालिका से क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है? इससे पहले व्यवस्थापिका से क्वेश्चन थे, अब यहां से न्यायपालिका से लिए हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को। जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया, जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? यह क्वेश्चन अगर आप कमीशन में इंटरव्यू देने आएंगे, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो उत्तर प्रदेश का, या फिर आपके जो आपका चयन आयोग है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL, ठीक है, आया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, PN भगवती, AM अहमदी, AS आनंद। आंसर क्या होगा? PN भगवती। आप जानते हैं
पीएन भगवती साहब को ही सबसे पहले यह जज थे जिन्होंने पीआईएल को स्वीकार किया था। सबसे पहली पीआईएल पीएन भगवती साहब ने स्वीकार किया था और बाद में इन्हीं के प्रयास से पीआईएल का दायरा यानी लोकहित याचिका या जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बहुत बड़ा विस्तार हुआ जो आज देखा जा रहा है। यानी पहले तो क्या था कि जो एक्यूज्ड है वही अपने एडवोकेट के माध्यम से जो है वो पीआईएल फाइल कर सकता था, लेकिन यह हुआ कि नहीं, सार्वजनिक महत्व के मामलों को लेकर कोई भी याचिका दायर कर सकता है। फिर यह आया कि सार्वजनिक महत्व के विषय में कोई भी तो दायर कर ही सकता है, साथ में स्वयं जज भी सो मोटो के आधार पर किसी भी बात को टीवी पर दिखाई, किसी खबर को रेडियो पर सुनी, किसी खबर को पेपर में पढ़ी, किसी खबर को या स्वयं आंखों से देखी घटना को भी पीआईएल मान सकता है। इवन सादे कागज पर भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लिख के भेज दे रहे हैं कुछ भी, तो वह भी एक पीआईएल ही होती है। यह सब दायरा बढ़ाया किसने? पीएन भगवती साहब ने बढ़ाया। लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्यात्मक हैं, जिनको हमने यहाँ पर नोट किया है, उनका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, शायद कुछ आपको एडिशनल जानकारियां मिल जाएं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ जानकारी इसमें दे रहा हूं मैं आपको। मैं पढ़ रहा हूं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा वर्ष 1979 में यह पूछा गया है क्वेश्चन। कब? 1979 में हुसैन आरा खातून, ये इंपॉर्टेंट नेम है यहां पर, हुसैन आरा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को इसको याद रखिएगा, पुष्पा कपिला हिंगोरानी, पुष्पा मैं हटा दूं कहीं तो लाइन आपको डिस्टर्ब कर रही हो तो, पुष्पा यहां से दे रहा हूं मैं लाइन फिर से एक बार आपको, पुष्पा कपिला हिंगोरानी, याद कर लीजिए नाम इसका, ठीक है, ने दाखिल किया था। इस याचिका को किसने? पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। आगे बढ़िएगा, इन्हें जनहित याचिका की माता, मदर ऑफ पीआईएल, इन्हें किसको? पुष्पा कपिला हिंगोरानी को क्या कहा जाता है? जनहित याचिका की माता कहा जाता है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। यानी मदर ऑफ पीआईएल कौन है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी, समझ गए? पुष्पा कपिला हिंगोरानी, याद कर लीजिएगा इनको। कौन सा केस था? 1979 का केस था, हुसैन आरा खातून का केस था। सबसे पहले सुना किसने इस केस को? न्यायमूर्ति न्यायाधीश किसने? पीएन भगवती साहब ने। ये कुछ हमने एक्स्ट्रा आपको बताया, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, याद करिएगा, एक अलग से जानकारी दे रहा हूं आपको मैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चुनिए, न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है। न्यायपालिका आपकी कुशल हो, अच्छी बने, एफिशिएंट बने, उसके लिए पहली आवश्यकता है क्या? विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाना, विधायिका द्वारा न्यायाधीशों का मनोनयन, या स्वतंत्र न्यायपालिका। कहते हैं सबका संक्षेप सार एक, स्वतंत्र न्यायपालिका। आंसर क्या होगा? डी। क्या हो जाएगा आंसर भाई? डी हो जाएगा। न्यायपालिका की कुशलता के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार का दबाव न्यायपालिका पर नहीं हो। न्यायपालिका जितनी स्वतंत्र होगी उतना ही निष्पक्ष और जनता के हित वाला निर्णय वह ले सकती है। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका वैश्विक संदर्भ में भी आवश्यक है, ना कि केवल भारतीय संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर, या फिर ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर? बताइए भाई, भारतीय न्याय प्रणाली किस पर आधारित है? इंग्लैंड की प्रणाली पर या अमेरिका की प्रणाली पर? दरअसल भारतीय जो न्याय प्रणाली है वह अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है। यानी आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। अब यहां इस प्रकार के आधारित होने का मतलब क्या है? दरअसल भारतीय न्याय प्रणाली और अमेरिकी न्याय प्रणाली में समानता क्या है?
अमेरिकी न्यायपालिका भी पूर्ण स्वतंत्र है और भारतीय न्यायपालिका भी पूर्ण स्वतंत्र है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण भी बात यह है कि भारतीय न्यायपालिका में भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अमेरिकी जो न्यायिक व्यवस्था है वहां पर भी जुडिशियल रिव्यू का जो है वो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसी कदाचार के आरोप में उन्हें पद से हटाने की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था भी हमने अमेरिकी न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था से ही लिया है। यानी महाभियोग की जो व्यवस्था है वह अमेरिका के महाभियोग की व्यवस्था और भारत के महाभियोग की व्यवस्था दोनों लगभग क्या है, समान है। ठीक है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, न्याय पंचायत कार्य करती है। न्याय पंचायत अक्सर आप लोग शायद नाम सुने हो इसका। न्याय पंचायत कार्य करती है केवल सभी भारतीय राज्यों में, सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। फंसाया है क्वेश्चन आपको, बहुत बढ़िया। आंसर होगा इसका डी, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय पंचायत कार्य करती है। ठीक है, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में, ना तो सभी राज्यों में और ना ही सभी राज्य क्षेत्रों में। ठीक, अब ये न्याय पंचायत भाई है क्या? आप कहेंगे साहब ये तो नहीं सुना हमने। न्याय पंचायत दरअसल एक व्यवस्था है। अब इसको आप थोड़ा पंचायत से जोड़िए और फिर वहां से निकालिए। दरअसल भारत में पंचायत का कॉन्सेप्ट, आजकल तो पंचायत का नाम और भी थोड़ा पॉपुलर हो गया है। ठीक है, पंचायत वेब सीरीज के माध्यम से। ठीक है, सचिव जी फिर से आने वाले हैं अपनी नई वाली प्रेम कहानी लेकर के, पुरानी वाली ही कंटिन्यू रहेगी, नहीं छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो ये जो पंचायत का कॉन्सेप्ट रहा है भारत में, आप सुनते होंगे कई मामलों में कि पंचायत, भैया वहां पंचायत बैठ रही है, भैया पंचायत ने यह निर्णय लिया है। दरअसल इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कुछ राज्यों और कुछ संघ शासित क्षेत्रों में भी वर्तमान में भी यह व्यवस्था बनाई गई है। यह न्याय पंचायतें क्या होती हैं? दरअसल यह न्याय पंचायतें आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही एक अनौपचारिक रूप से गठित होती हैं और इन न्याय पंचायतों को जो गांव घर में छोटे छोटे मामले होते हैं, आप जानते हैं जैसे खेत से संबंधित विवाद, सामान्य विवाद, इनकी बकरी उनके खेत में चली गई, उनकी भैंस ने उनका खेत चर लिया, फलाने का भैंसा फलाने खेत में घुस गया, ठीक है ना, या फलानवा ने फलानवा के यहां से गन्ना तोड़ लिया, फलानवा ने फला के यहां से चना तो उखाड़ लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। इस पर गांव में फलाने के घर का पानी बरसात में हमारे घर के सामने से बह रहा है, फलाने ने नाली रोक रखी है, यह सामान्य विवाद होता है। इन विवादों का समाधान इन न्याय पंचायतों में होता है। लेकिन यहां याद रखिएगा, ये क्या क्या कर सकती हैं? ये सामान्य विवादों का निपटारा कर सकती हैं, आवश्यकता पड़ने पर कुछ अर्थदंड भी लगा सकती हैं, दे सकती हैं और लोगों को मानना पड़ता है। लेकिन इनका निर्णय एक अनंतिम निर्णय है, यह कोई व्यवस्थित या औपचारिक न्यायिक व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इनके द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी भी जिला अदालत में, तहसील अदालत में या अन्य मुंसिफ अदालत में कहीं पर भी आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते। यानी इनके निर्णय को आधार बना करके कि नहीं, न्याय पंचायत में यह निर्णय दिया गया है इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इसको मानना पड़ेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यानी आप कह सकते हैं कि यह जो न्याय पंचायत है यह एक प्रकार का अनौपचारिक संगठन है जो स्थानीय स्तर के स्थानीय विवादों के समाधान करने के लिए बनाई गई हैं, जो कि कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में ही स्थापित की गई हैं। लेकिन एक बात मानिएगा, इनका बड़ा महत्व है। आज जो ग्रामीण स्तर पर बहुत ज्यादा मुकदमे पहुंचने लगे हैं लोगों के, आप पता कर लीजिएगा तो आप पाएंगे कि गांव के लगभग किसी भी गांव के लगभग 70% घरों में कोई ना कोई मुकदमा किसी ना किसी रूप में अब से चल रहा होगा। उसका कारण यही है कि आज ये न्याय पंचायतें नहीं गठित की गई हैं और छोटे मोटे आपसी विवाद को भी ये लोग कहां पर, जिला अदालतों में, तहसील अदालतों में ले जाते हैं। ठीक है, अगला, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है?
किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र, विधायिका को, मंत्रिमंडल को, न्यायपालिका को या फिर प्रेस को? भाई बताइए, संघीय व्यवस्था में यानी फेडरल स्ट्रक्चर में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? यह माना जाता है न्यायपालिका को। किसको माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, न्यायपालिका। दरअसल आप जानते हैं हमारे यहां शासन के 3 अंग बनाए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका, ये 3 हमारे यहां जो है शासन के अंग बनाए गए हैं। आप जानते हैं विधायिका का काम है नियम कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है उन नियमों कानूनों का क्रियान्वयन करना, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका का कार्य यह है कि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों का यदि आवश्यकता पड़े तो न्यायिक पुनरावलोकन करना, या कह सकते हैं कि उनका न्यायिक अवलोकन करना कि किसी भी उनके कार्य से या बनाए गए किसी नियम उपनियम से संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे में यदि ऐसा किया गया है, कुछ गलत हुआ है, तो न्यायपालिका को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो न्यायपालिका क्या कर रही है? वास्तव में संविधान का संतुलन चक्र, संविधान क्या कहता है? वास्तव में संविधान हमारा जो है सबसे बड़ी बात करता है वह है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। संविधान का मूल आधार यह है, मूल उद्देश्य क्या है कि सामाजिक न्याय उपलब्ध हो। और अगर सामाजिक न्याय की अवधारणा की बात करेंगे तो न्याय सर्वप्रथम, ठीक है, जस्टिस फर्स्ट। अगर ऐसा नहीं होगा तो सामाजिक न्याय कभी भी आपको सामाजिक न्याय की अवधारणा साकार नहीं हो सकती है। और संविधान का मूल उद्देश्य यही था कि समाज जो है वह संतुलित रहे, और इस संतुलन में न्यायपालिका की बड़ी भूमिका है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? समान विशेषता नहीं है क्या भाई? पहला कह रहा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, दूसरा कह रहा सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, और तीसरा कह रहा न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, और अगला कह रहा लिखित संविधान। कौन सी एक विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान वो नहीं है? कौन नहीं है भाई बताइए, कौन नहीं है? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण दोनों जगह पर है। सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, सर्वोच्च न्यायालय दोनों स्थानों पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ही जगहों पर लिखित संविधान है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पर है तो है क्या नहीं? न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय की जो ये बात है, ये क्या है? यह भारतीय संविधान यानी भारतीय व्यवस्था और अमेरिकी व्यवस्था में एक समान नहीं है, ठीक है। समान विशेषता क्या है? नहीं है, समान विशेषता नहीं है। कौन? न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है समझिएगा। दरअसल अमेरिकी व्यवस्था में संघ के अपने न्यायालय हैं, यानी संघीय न्यायालय अलग है, तो राज्यों का अपना न्यायालय है, ठीक है। यानी संघ का अपना अगर सर्वोच्च न्यायालय है, यानी तो राज्यों की भी अपने अपने सर्वोच्च न्यायालय हैं। लेकिन यहां पर राज्यों के अपने उच्च न्यायालय तो हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय केवल संघ का है, केवल एक है, ठीक है। तो यह व्यवस्था अमेरिका और भारत दोनों में क्या है? पृथक पृथक है। तो कुल ये थे आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है। और एक और भी थोड़ा इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। टीजीटी पीजीटी स्पेशल 65 डेज का कोर्स, ठीक है, किरण मैम चला रही हैं, और ये 65 डेज का स्पेशल कोर्स है और बहुत ही कम प्राइस पर चलाया जा रहा है। 499 में ये चलाया जा रहा है, और
65 लेक्चर में पूरे इतिहास का एक बेहतरीन विश्लेषण और बेहतरीन कह सकते हैं आप रिवीजन आपका हो सकता है। अगर आप लोग नहीं लिए हो, इसमें काफी स्टूडेंट्स हैं इसमें, और इसको जितना जल्दी हो सके इसको ले लीजिए, इसका बहुत फायदा मिलेगा आज भी, और 2 साल तक इसकी वैलिडिटी दी गई है। 2 साल तक कभी भी आप जब मन आए 65 लेक्चर में आप पूरे भारतीय इतिहास का क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसा भैया, 1 महीने के रिचार्ज के बराबर भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।